हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। आज हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे, जिसका सबसे पहला जो आपका टॉपिक है फाइलम पॉरीफेरा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। और यहाँ हम देखिए ये पूरा एनिमल किंगडम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको कोई भी छोटा सा क्वेश्चन बीच में से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, किसी शब्द को पकड़ के आ जाए एनसीईआरटी में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी, तो आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉरीफेरा एज द नेम सजेस्ट, पहले तो मैं आपको इसका नाम में काम है वो बता देती हूँ कैसे। पॉरीफेरा लैटिन वर्ड पोरस से बना है। पोरस का मतलब पोर्स मतलब छेद, होल्स, और फेरा मतलब फेर, एफ ई डबल आर ई, फेर, फेर का मतलब बियर करना, मतलब धारण करना। यानी कि ये इनमें इनकी पूरी बॉडी में, यहाँ देखिए ये ब्लैक कलर के जो मैंने बनाए हुए हैं, इनकी पूरी बॉडी में ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे छलनी में छेद होते हैं ना, इस तरह से आपका इनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं। अच्छा, अब इनके पास दो होल्स होते हैं पूरे शरीर पे। जो छोटे छोटे होल्स होंगे, इन होल्स को तो हम कहेंगे ऑस्टियम। ये यहाँ पे आपका ये जो पॉरीफेरा है, एक स्पॉन्ज, मैंने इसको ऐसे बीच में से सेक्शन टीएस करके, सपोज हम इसको बीच में से काट दें, जैसे खीरा आप बीच में से काटते हैं तो अंदर उसके बीज दिखाई देते हैं ना, तो अंदर से क्या है ये पूरा दिखाया है, यहाँ तक काटा है। ये बाहर का जो है टीएस सेक्शन, ये बाहर का इसकी आउटर बॉडी है, ठीक है। तो ये जो है ये छोटे छोटे होल्स हैं, ये यहाँ पे होल्स आपको दिख रहे हैं बीच में से इसे कट करने से, इनको कहते हैं पूरी बॉडी पर जो छोटे और बहुत ही माइन्यूट से होल्स हैं, ये ऑस्टियम कहलाएंगे। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि पूरी बॉडी में एक बड़ा होल है, एक बहुत बड़ा छेद है। यहाँ पे देखिए ये पूरा एक होल है, यहाँ पे ओपनिंग है इसकी, लार्ज ओपनिंग, इसे हम कहेंगे ऑस्क्यूलम। तो इस तरह से इनमें ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम होल्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है पॉरीफेरा। फटाफट से इनका देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में कहाँ पे प्लेस किया गया है। तो किंगडम एनिमेलिया है हमारा। एनिमेलिया किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहली जो है वो है आपकी प्रोटोजोआ, जिसमें कि यूनिसेल्यूलर एनिमल्स को रखा जाता है, और दूसरी जो सब किंगडम है वो है मेटाजोआ, जिसमें कि मल्टी सेल्यूलर को रखा जाता है। तो यानी कि हमारे ये जो पॉरीफेरा हैं ये मेटाजोआ में आने वाले हैं। अब मेटाजोआ को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक है पैराजोआ और एक यूमेटाजोआ। पैराजोआ में वो आते हैं जिनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब जिनमें सिर्फ, जिनकी बॉडी में सारा काम सिर्फ सेल करेंगी, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलेंगे। तो एनिमल किंगडम का आपको याद रखना है, सिर्फ एक अकेला पॉरीफेरा फाइलम ही सिर्फ पैराजोआ सब जो ग्रुप है उसमें शामिल किया गया है, क्योंकि एनिमल किंगडम में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पॉरीफेरा में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद सारे की सारे यूमेटाजोआ में कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद टिश्यू और टिश्यू से आगे फर्दर नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। पहले ऐसा हुआ था कि ये जो पॉरीफेरा हैं, क्योंकि ये घूमते फिरते नहीं है, चलते फिरते नहीं है, बहुत कलरफुल होते हैं, तो इनको पहले प्लांट किंगडम में रखा गया था। लेकिन बाद में जो एक एलियास साइंटिस्ट हुए, तो एलियास साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि नहीं, ये एनिमल ही हैं, और इनको एनिमल किंगडम में उन्होंने रखवाया। नाम किसने दिया? पोर बियरिंग एनिमल्स पॉरीफेरा, नाम दिया इनको रॉबर्ट ग्रेंट ने। रॉबर्ट ग्रेंट, ग्रेंट वर्ड का मतलब होता है ना ग्रेंट देना, सैंक्शन करना, तो ये नाम उन्होंने सैंक्शन किया रॉबर्ट ग्रेंट ने। जो स्पॉन्जेस की स्टडी है उसे हम पैराजोलॉजी कहते हैं। ये छोटे से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ज़्यादातर, जैसे कि कोई भी कंपटीशन आप देते हैं तो उसमें आपकी ये हेल्प करते हैं। स्पॉन्जेस की स्टडी पैराजोलॉजी कहलाएगी। एक बहुत पहले एक सवाल आया था मेडिकल में, नीट में, तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी, कि जो पॉरीफेरा है, बिकॉज आपके क्लास 12th में, अभी आप 11th में, जब आप 12th में पढ़ेंगे तो एवोल्यूशन दिया हुआ है, और एवोल्यूशन को जब आप बहुत गौर से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं बच्चों, जो आपकी 11th और 12th दोनों से आपको कनेक्ट करके पढ़नी होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी समझ देती हूँ कि ये जो पॉरीफेरा हैं
इनको स्पॉन्जेस आते हैं, इनमें शामिल होते हैं। तो ये जो स्पॉन्जेस हैं, ये जो स्पॉन्जेस हैं वो किससे इवॉल्व हुए हैं, मतलब इनका एवोल्यूशनरी अगर आप ब्रांच में देखें तो इनसे पहले कौन थे और ये किस में बाद में इवॉल्व होंगे। तो ये जिनसे बने हैं, जिनसे पॉरीफेरा ग्रुप एडवांस होके, जिस ग्रुप से एडवांस होके पॉरीफेरा बना है वो है आपका प्रोटीरोस्पॉन्जिया। कौन सा ग्रुप है? प्रोटीरोस्पॉन्जिया। मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रोटीरोस्पॉन्जिया। दैट मीन्स कि ये जो प्रोटीरोस्पॉन्जिया हैं, ये प्रोटीरोस्पॉन्जिया ने किसको जन्म दिया एवोल्यूशन के बाद? इनसे बने पॉरीफेरा फाइलम के सभी स्पॉन्जेस। और ये जो प्रोटीरोस्पॉन्जिया है, ये प्रोटीरोस्पॉन्जिया कनेक्टिंग लिंक माना जाता है इनको। ये कनेक्टिंग लिंक है प्रोटोजोआ और स्पॉन्जेस के बीच की, इसीलिए इनका नाम देखिए, आधा प्रोटोजोआ से प्रोटी वर्ड लिया गया है, स्पॉन्जिया स्पॉन्जेस से लिया है। तो प्रोटोजोआ और स्पॉन्जेस के बीच की इनको हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो एनिमल किंगडम है वो सब किंगडम पैराजोआ और मेटाजोआ में डिवाइड, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में डिवाइड की गई है ना। तो प्रोटोजोआ से ही तो हाईली एडवांस ग्रुप हुआ आपका मेटाजोआ। अब मेटाजोआ में मैंने अभी भी आपको बताया कि ये पैराजोआ सिर्फ सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहीं मिलेगा, यानी कि इनके बीच जब प्रोटोजोआ से मेटाजोआ बने होंगे तो उनके बीच एक कनेक्टिंग लिंक आई, प्रोटीरोस्पॉन्जिया। चलिए अब बात स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा के बारे में। सबसे पहले जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, देखिए आप भी उसी तरह से अगर पढ़ेंगे तो आपके सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो प्लीज़ आप इसी तरह से फॉलो करिएगा एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा जो बायोलॉजी सेल का जो ऐप है, आप उस पर जाके अगर आप देखेंगे तो आपको सारे नोट्स बहुत ही ढंग से दिए गए हैं, जिसमें आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या अपने बोर्ड के लिए या किसी और बोर्ड के लिए या किसी और एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ जाके आप ले सकते हैं। बायोलॉजी सेल का ऐप डाउनलोड कर लिए, वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ज़्यादा किसी को दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हैबिटाट की बात स्टार्ट करें तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। मतलब एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब, अब तक आपको एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब कहते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे? पानी में मिलेंगे। सॉरी, मरीन नहीं, एक्वेटिक। ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पानी में ही मिलेंगे। अब पानी चाहे खारा हो चाहे मीठा हो, यानी कि वो चाहे मरीन हो या फ्रेश वाटर हो, लेकिन ज़्यादातर जो स्पॉन्जेस होते हैं आपको पता है वो मरीन ही होते हैं। यहाँ पे आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि कोई एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम बताइए, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि ज़्यादातर मरीन है तो फ्रेश वाटर तो बहुत कम मिलेंगे। तो एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पॉन्जिला, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो इसलिए ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको याद रखना है कि स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। हैबिटाट हो गया, यानी कि ये एक्सक्लूसिवली पानी में ही रहेंगे, एक्वेटिक हैं और ये फ्रेश या मरीन दोनों में मिलेंगे, एक्सेप्शन फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला। मोस्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोस्टली मरीन होते हैं। शेप की अगर हम बात करें तो इनकी कोई भी शेप नहीं होती है। दैट मीन्स कि ये एसिमेट्रिक होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम एसिमेट्रिक, फिर अगर सपोज आपको लिखना है, जिनको ज़्यादा है शौकीन, नहीं भाई ये तो एसिमेट्रिक से मेरा मन नहीं भरा, तो आप लिख सकते हैं अर्न शेप, बेल शेप और लाइक ब्रांच शेप। मतलब कुछ बहुत सारे न्यूमरस शेप एसिमेट्रिक है, तो कोई भी शेप ये धारण कर सकता है। बात करें सिमेट्री की, तो देखिए जब कोई शेप ही नहीं है तो सिमेट्री होने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो एडवांस जो पॉरीफेरा हैं उनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो पहले तो आप लिखेंगे नो सिमेट्री, लेकिन आपको पता है ना एवोल्यूशन तो चलता रहता है, तो हर आपको जो
फाइलम होगा, उसके लास्ट वाले जितनी भी क्लासेस ऑर्डर होंगी वो उससे ज़्यादा इवॉल्व होंगे और अपने नेक्स्ट वाले फाइलम से ज़्यादा सिमिलैरिटी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उस नेक्स्ट फाइलम में छलांग लगाने के लिए उसके ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के तहत। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ल्यूकोसोलेनिया है जैसे कि, उसमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, हमने कहा कि अब ये सिमेट्री हो गया, हैबिटाट हो गया, शेप हो गया। अब क्या ये मूव करते हैं? मूवमेंट, तो मूवमेंट के लिए अगर मैं कहूँ तो ये कैसे होते हैं? ये आपके सेडेंट्री हैं, मतलब इनमें मूवमेंट नहीं मिलेगा। ओके, ये मूवमेंट नहीं करेंगे। ये कैसे हैं? सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब होता है फिक्स, जो एक ही जगह टिके रहते हैं, जैसे पेड़ अपनी जगह टिके रहते हैं, ये सेडेंट्री हैं। सेडेंट्री के बाद ये सेसाइल, सेडेंट्री का हो या सेसाइल का हो एक ही बात होती है, कहीं सेडेंट्री कहीं सेसाइल। सॉलिटरी, या तो ये अकेले मिलेंगे या फिर ये ग्रुप में मिलेंगे, और जब ये ग्रुप में रहेंगे तो ये कॉलोनीज में रहेंगे। तो कॉलोनियल हो सकते हैं, कॉलोनी बना के रह सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक आपको खूब सारे स्पॉन्जेस मिलते जाएंगे, जैसे यहाँ देखिए। या फिर ये आपका सॉलिटरी में रहेंगे, सिंगल रहेंगे। अब हम बात करें इनकी कि शरीर किस तरह का बना हुआ है, क्योंकि बहुत ही सिंपल से है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा तो इनमें बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा शरीर कॉम्प्लेक्स तो होने नहीं वाला। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें सेल में क्या क्या मिलेगा बॉडी में? तो बॉडी जो इनकी बॉडी वॉल है, वो इनकी बॉडी वॉल 2 लेयर्स में होती है अरेंज, उसमें 2 लेयर्स मिलेंगी इंपॉर्टेंटली। जो पहली लेयर होगी, यहाँ आप देखिए, जो फर्स्ट लेयर है, जो पहली लेयर है वो कहलाएगी पिनेकोडर्म। आउटर लेयर को क्या कहेंगे? पिनेकोडर्म। डर्म का मतलब स्किन होता है ना, डर्मिस, डर्मा, आपने देखा होगा डर्मा केयर क्रीम और इस तरह का आता है कॉस्मेटिक्स में, डर्म। तो पिनेकोडर्म। एंड जो पिनेकोडर्म है उसमें क्या क्या मिलेगा, आउटर लेयर में क्या क्या मिलेगा? तो आप देखिए, ये आउटर लेयर है जैसे कि सपोज इसकी। तो यहाँ आउटर लेयर में आपको क्या मिल रहा है? आउटर लेयर में आपको 2 तरह की आपको सेल्स देखने को मिलेंगी। एक पिनेकोसाइट सेल मिलेगी जो कि फ्लैट होती हैं। तो ये ऑरेंज कलर का ये जैसे मैंने बनाया, तो ये फ्लैट फ्लैट बनाई है आपको सेल्स, ये फ्लैट सेल्स हैं। और बीच में इनके होल है, तो होल बनाने वाली सेल्स जो इनका छेद बनाएंगी वो पोरोसाइट है। ये ओवल शेप की सेल है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो ओवल शेप की जो सेल बनी हुई है, जो ऑस्टियम में खुल रही है, मैंने कहा था आपको कि छोटे छोटे जो होल्स होते हैं पूरी बॉडी, वो ऑस्टियम है। तो ये ऑस्टियम किससे जुड़ा हुआ है? आपका पोरोसाइट सेल से जुड़ा हुआ है। ये ओवल शेप की होती है। दैट मीन्स कि पिनेकोडर्म में हमारी 2 तरह की सेल्स हो गई। एक तो हो गई पिनेकोसाइट जो कि फ्लैट हो गई, ये ऑरेंज कलर से आप देख रहे हैं यहाँ पिनेकोसाइट्स, और दूसरी हो गई पोरोसाइट्स। साइट वर्ड का मतलब साइट, साइटोन, सेल, सेल बॉडी, इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये बना दिया पिनेकोसाइट, फ्लैट सेल्स, ये हमने बना दी पोरोसाइट्स, फिर पिनेकोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, और इस तरह इसकी आउटर बॉडी वॉल बन गई। आउटर बॉडी वॉल के बाद इनर बॉडी वॉल में क्या मिलेगा? इनर बॉडी वॉल में आप यहां देखिए, इनर बॉडी वॉल जो है इसकी वो बनी होती है फ्लैजिलेटेड सेल से। और ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं इनर बॉडी, उनको कहते हैं कोएनोसाइट्स। और कोएनोसाइट्स कुछ इस तरह की होती हैं। ये सेल बॉडी हो गई, न्यूक्लियस बना देते हैं। यहाँ पे ये इसका कॉलर शेप हो गया और इसमें से एक फ्लैजिला निकला हुआ है। यहाँ ब्लू कलर के मैंने दिखाया आपको, ये सारी की सारी
कोएनोसाइट सेल हैं। और कोएनोसाइट सेल्स क्या, इनर कोएनोसाइट सेल जो एक लेयर बनाएंगी उसे कहेंगे कोएनोडर्म। तो इनर बॉडी वॉल क्या कहलाएगी, कोएनोडर्म, जो कि किससे बनी हुई है, कोएनोसाइट से। कोएनोसाइट्स की स्ट्रक्चर मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन कर दी है। इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा, तो इन दोनों के बीच में, बिकॉज ये है कैसे, ये बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक है। आपको याद रखना है ये कि ये कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनमें दो ही जर्म लेयर मिलने वाली हैं। दो जर्म लेयर का मतलब हो गया एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म कैसी हो गई, पिनेकोडर्म कहला रही है, और एंडोडर्म क्या कहला रही है, कोएनोडर्म कहला रही है। तो इनके बीच में हमें मीजोडर्म तो नहीं मिलेगी, बट हाँ एक बीच में मिडिल में एक नॉन सेल्यूलर, यानी कि उसमें सेल से नहीं बना हुआ है, वो नॉन सेल्यूलर, और उसकी अपीयरेंस जैसे जेल होता है ना, ऐसी अपीयरेंस का जिलेटिनस मैटर भरा होता है। और वो जो नॉन सेल्यूलर जिलेटिनस मैटर होता है उसे ही हम मीजोग्लिया या मीजेनकाइम कहते हैं। दोनों एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो मीजोग्लिया या मीजेनकाइम है बच्चों, इसमें ये किससे बना होता है, भाई जिलेटिनस अपीयरेंस दे रहा है, जेल जैसा दे रहा है, सेल है नहीं, तो फिर बना किसका है, ये बना होता है वाटर प्लस कोलेजन फाइबर्स का। ये किसका बना है, वाटर प्लस कोलेजन फाइबर्स का, मीजोग्लिया। अब ये जो कोएनोडर्म है ये फ्लैजिला से लाइंड है, यानी कि आप देखेंगे तो इनकी अंदर की जो लेयर है उस पे पूरी पे ऐसे छोटे 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 फ्लैजिला निकले रहते हैं। और कोएनोडर्म और पिनाकोडर्म के बीच में हमें मिलने वाली है मीजेनकाइम। और ये जो मीजेनकाइम है इसमें क्या मिलेगा, इस मीजेनकाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल्स होती हैं, बहुत सारी इस मीजेनकाइम में अमीबोसाइट सेल्स होती हैं। अमीबा की शेप जैसी, अमीबा की तो कोई शेप ही नहीं होती, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि इरेगुलर शेप की सेल्स होती हैं जिन्हें अमीबोसाइट्स कहते हैं, और वो मिलती हैं मीजेनकाइम में। अब ये अमीबोसाइट क्या करती हैं बच्चों, यही अमीबोसाइट हैं जो पूरे स्पॉन्जेस में सब काम करेंगी। मतलब ये ना ये हरफनमौला है, ये किसी भी तरह का काम कर देंगे। ये नहीं होंगे तो समझो कि आपका स्पॉन्जेस सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। अमीबोसाइट्स को हम थोड़ा सा अभी बाद में मैं लूँगी, अभी मैं बता देती हूँ कि ये जो ब्राउन कलर से मैंने यहाँ आपको दिखाया है, जिसके अंदर ऑरेंज कलर की, ग्रीन कलर की कुछ रेगुलर शेप सेल्स हैं, इनके बारे में बताऊँगी। ये हैं, ये फ्लोट कर रही हैं, इनको रख रहा है यही आपका मीजोग्लिया है, जो ब्राउन कलर की फिलिंग यहाँ पे हुई है। बीच में एक सेंट्रल होलो कैविटी रहती है। होलो कैविटी मतलब ऐसे जैसे कि आप इस पेन में से मैं रिफिल निकाल दूं तो इसकी बॉडी रह जाएगी, ठीक है। अब इसकी बॉडी पर सपोज मैंने बाहर अंदर ब्लैक पेंट हो और बाहर इस पर एक ऑरेंज पेंट कर दूं, और अंदर हॉलो है तो हॉलो में कैविटी हो गई ना, जैसे ये आपका हॉलो है। तो ये जो अंदर जो हॉलो कैविटी है ये स्पॉन्जोसील कहलाती है। सीलोमेट नहीं होते, आपको सीलोम से इसको वो नहीं करना है कंफ्यूज बिल्कुल भी। ये स्पॉन्जोसील कहलाती है या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहलाती है। पैरागैस्ट्रिक इसलिए कि गैस्ट्रोसील तो स्पॉन्जोसील कहेंगे। इस स्पॉन्जोसील में पानी रहता है और वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है, और वही वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इसकी पूरी जिंदगी की गतिविधियों को कंट्रोल करता है, सारे काम करता है। तो दोबारा से कमिंग बैक हम अपने उस पे आ जाते हैं, अमीबोसाइट सेल क्या क्या करती हैं। ये जो अमीबोसाइट सेल हैं ये बच्चों किसी भी तरह की सेल में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखती हैं। किसी भी तरह की सेल में चेंज हो जाएंगी, यानी कि इसमें सारे सिस्टम एक लिविंग में, जैसे आप अपने आप को एक सोचिए तो आप में मसल मिलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं, आप में एपिथेलियल लेयर और ये सब है, ये सब नहीं मिलेगा। तो ये सब नहीं मिलेगा तो इसका काम कौन करने वाला है, बिकॉज है तो लिविंग ना। तो स्टार्टिंग तो हो गई है, बेशक लिविंग का नॉन कॉर्डेटा का हम सबसे पहला फाइल हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट लेवल पे उसका एवोल्यूशन हुआ नहीं है अभी, बहुत ही सिंपलेस्ट लेवल पे उसका ऑर्गेनाइजेशन है, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रिमिटिव स्टेज में बिल्कुल आएंगी तो सही ना।
तो ये जो अमीबोसाइट है वो क्या क्या कर सकती हैं? तो ये अमीबोसाइट बच्चों, ये बड़ी विचित्र हैं। ये क्या कर सकती हैं? ये इसका स्केलेटन भी बनाती हैं। जो स्पॉन्जेस होते हैं, जब आप उन्हें हाथ लगाएंगे तो उनमें बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपके छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे चुभ रहे हों आपको, ठीक है, इस तरह के आपका। तो उसका स्केलेटन चुभने वाला सा, हल्का सा चुभने वाला भी होता है, बहुत ही छोटे छोटे फाइन से उसमें, मतलब कांटे से। अब ये जो स्केलेटन की बात करें तो ये स्केलेटन सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं। स्केलेटन सेल के अलावा ये फूड सेल्स बना सकती हैं, मतलब जो कि डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि ट्रोफोसाइट्स या फिर थीसोसाइट्स। अभी मैं आपको जब करेंगे तो मैं बताऊंगी इनका फंक्शन। तो ये फूड से रिलेटेड हो गया। देन ये कोलेनोसाइट्स, ये जो हैं, ये कोएनोसाइट्स में भी वो हो सकती हैं। पोरोसाइट, ये सब यही बनाती हैं, ओके, अमीबोसाइट्स। अब ये कोलेनोसाइट में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। अब आप कहेंगे मैम कोलेनोसाइट्स क्या है? कॉलेनकाइमा, याद रखिएगा, ऐसे याद करवा देती हूँ मैं आपको। कोलेनोसाइट, कॉलेनकाइमा था ना आपका टिश्यू था प्लांट में, यानी कि एक कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये एनिमल में कनेक्टिव टिश्यू स्पॉन्जेस में जो बनेगा वो कोलेनोसाइट सेल होंगी, जो कि अमीबोसाइट ही बनाएंगी। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ये कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्टिव सेल बना लेंगी और उसका भी काम करेंगी। देन उसके बाद कुछ सेल्स जो हैं आपकी, वो आपका ग्लैंड सेल्स बना सकती हैं। ग्लैंड सेल्स ग्लैंडुलर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। बहुत कुछ स्पॉन्जेस बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो वो ग्लैंड सेल की वजह से ही होते हैं। कभी ये जो अमीबोसाइट हैं ये मसल का भी काम करेंगे, बिकॉज अब एनिमल किंगडम है तो मसल्स का आना तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो ये मायोसाइट, मायो वर्ड मसल के लिए होता है, साइट मतलब सेल, तो ये मायोसाइट भी बना सकती हैं। अब आप कहेंगे कि मैम मसल की क्या ज़रूरत है इसकी बॉडी में? तो देखो यहाँ पे ये जो इसका बड़ा सा होल है ना, ये यहाँ पे कॉलर्ड है, ठीक है, ये फ्लैजिला है। बहुत सारी कोएनोसाइट्स होंगी और यहाँ पे ये फ्लैजिला जैसा है। अब ये क्या है, ज़रूरत के मुताबिक, जैसे आप जब मुंह खोलते हैं, खाना खाते हैं, बहुत बड़ा बाइट खाते हैं, तो आपकी मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं और उसको जगह देती हैं, राइट। तो ऐसे ही अगर पानी ज़्यादा है तो बाहर निकलने के लिए, तो ये ज़्यादा बड़ा ओपन होगा, नहीं है तो ये श्रिंक हो जाएगा जब काम नहीं कर रहा। तो इस तरह से ये मायोसाइट्स इसको कंट्रोल करती हैं और बाकी के पोर्स को भी कंट्रोल करती हैं। ये फैगोसाइटिक में कन्वर्ट हो सकती हैं। फैगोसाइट्स तो अगर नहीं होगा तो कोई भी एनिमल बड़ा मुश्किल है। क्यों? फैगोसाइट क्या करेंगे? फैगोसाइट्स तो बच्चों आपको मालूम है ना, हमारे बॉडी में फैगोसाइटिक सेल्स WBC हैं, क्या करती हैं? हमें इम्यूनिटी देती हैं। यानी कि ये कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन होगा तो उसको लड़ने में इनकी मदद करेंगी। फैगोसाइटिक उनको खा जाएंगी, जो भी जर्म्स वगैरह अंदर एंटर करेंगे और इनको इन्फेक्शन दे रहेंगे उसको एकदम गल्प कर जाएंगी, हड़प जाएंगी, बिल्कुल फैगोसाइटिक। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी एक जो सेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीबोसाइट जिसमें कन्वर्ट हो रही है, वो बिल्कुल पॉरीफेरा का एक पिक्यूलियर, बिल्कुल पॉरीफेरा का मतलब कहते हैं ना एक विचित्र लक्षण जिससे पॉरीफेरा जाना जाता है, वो बनाती हैं और उसका नाम है आर्कियोसाइट सेल्स। आर्कियो वर्ड का मतलब है पुराना, प्रिमिटिव सबसे पुराना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पता ही होगा आपको। ये आर्कियोसाइट सेल्स क्या करती हैं? ये आर्कियोसाइट सेल्स हाईली रीजनरेटिव होती हैं, मतलब ये किसी भी तरह की सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी वहाँ वैसी सेल बना सकती हैं। चाहे तो कोएनोसाइट बना लेंगी, चाहे तो पिनेकोसाइट बना लेंगी, पोरोसाइट बना लेंगी, कोलेनोसाइट बना लेंगी, ट्रोफोसाइट, थीसोसाइट, ये सब बनाएंगी। तो हाईली रीजनरेटिव सेल्स होती हैं और रीजनरेशन की कैपेसिटी जब बिल्कुल 100% 200% होती है तो ऐसी सेल की क्षमता को हम टोटीपोटेंट कहते हैं। पोटेंशियल, पोटेंट वर्ड का मतलब क्षमता से लगाया जाता है ना, तो टोटीपोटेंट सेल्स हैं मतलब आर्कियोसाइट्स। ये क्वेश्चन भी एक बार बहुत पहले नीट में आ चुका है। अब हम बात करते हैं, कुछ सेल्स गैमीट बनाने वाली सेल्स भी होती हैं जिन्हें जर्म सेल कहते हैं और वो अमीबोसाइट से ही डेवलप होती हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि भाई अमीबोसाइट जो कि मीजेनकाइम में रहती हैं वो ही सारी तरह की इसकी सेल्स में कन्वर्ट हो रही हैं, यानी कि सारे सिस्टम वही परफॉर्म करवा रही हैं।
अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ बच्चों, जो आपको अपनी बुक से भी पता नहीं चलेगी। वो ये कि इनका स्केलेटन सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो पॉरीफेरा हैं उनका जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया है ना, वो उनके स्केलेटन पे बेस्ड ही किया है। उनका स्केलेटन सिस्टम इसलिए बहुत डिफरेंट हो जाता है क्योंकि इनके स्केलेटन में दो तरह के आपको टाइप मिलते हैं। पहला जो स्केलेटन सिस्टम है, वो स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो स्पिक्यूल्स से बनता है। स्पिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे कांटे। और दूसरा जो स्केलेटन सिस्टम बनेगा वो बनेगा स्पॉन्जिन फाइबर्स से। स्पॉन्जिन फाइबर्स से फाइबर्स ऐसे रहेंगे, आड़े टेढ़े, लंबे लंबे धागे जैसे, उलझा दो उनको, ये फाइबर्स हो गए। स्पिक्यूल्स छोटे छोटे कांटे जैसे, ऐसे 3 निकाल दिए एक में से जुड़े हुए, एक ऐसे लंबा नीचे से 3, इस तरह के स्पिक्यूल्स। ये स्पिक्यूल्स छोटे छोटे जो कांटे हैं, ये या तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे या फिर ये सिलिका मटेरियल के बने होंगे। और इसी के बेसिस पे ही इनका स्केलेटन सिस्टम, एंडोस्केलेटन जो है इनका, एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन के बेसिस पे यहाँ भी देखिए मैंने आपको ये जो ग्रीन कलर के दिखाए हैं, ये स्पिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये स्पिक्यूल्स हैं, ग्रीन कलर की जो सेल्स दिखाई हैं। और ये जो ऑरेंज कलर की यहाँ पे दिखाई हैं मैंने आपको, ये जो घूम रही हैं, ऐसे तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं ब्राउन कलर के मीजेनकाइम में या मीजोग्लिया में, ये हमारी अमीबोसाइट सेल हैं, ठीक है, जिनके बारे में अभी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। इस एंडोस्केलेटन, कोई पूछे एक्सोस्केलेटन होता है पॉरीफेरा में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। एंडोस्केलेटन होता है और वो भी दो या कांटे और फाइबर दोनों का बना होगा। किन्हीं किन्हीं में सिर्फ जो है वो स्पिक्यूल्स रहेंगे, किन्हीं किन्हीं में स्पॉन्जिन फाइबर स्पिक्यूल्स दोनों रहेंगे। इसी बेसिस पे बहुत सारी अलग अलग इनके बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं और इसी के बेसिस पे इनको हमने क्लासिफिकेशन किया है, एंडोस्केलेटन के बेसिस पर ही किया है, जिसको मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगी। अब हम बात करें अगर, तो जो स्पॉन्जेस हैं, वो स्पॉन्जेस में वाइटल सिस्टम कैसे हैं, मतलब वाइटल सिस्टम मतलब लाइफ प्रोसेस। आप 10th में पढ़ के आए ना कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म की निशानी है कि बिना सांस लिए, बिना एक्सक्रीशन के, लाइफ प्रोसेस के चारों पांचों याद करिए, वो उसके बिना तो एनिमल की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो यानी कि अब वो लाइफ प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपके ईजी करने के लिए लाइफ प्रोसेस ही लिख देती हूँ। एक एक लाइफ प्रोसेस को हम ले लेते हैं। चलो याद करो, 10th क्लास में आपने सबसे पहले कौन सा लाइफ प्रोसेस पढ़ा था? डाइजेशन पढ़ा था, ठीक है, तो मैं भी डाइजेशन करता हूँ। डाइजेशन यानी कि न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है बेसिकली इनमें बेसिकली न्यूट्रिशन के लिए कौन सी सेल थी? अमीबोसाइट सेल। कौन सी सेल करेंगी? थीसोसाइट्स एंड ट्रोफोसाइट्स। इनमें बेसिकली जो न्यूट्रिशन है, पहली बात तो ये फिल्टर फीडर होते हैं। अब आप कहेंगे मैम फिल्टर फीडर का मतलब क्या है? फिल्टर फीडर का मतलब है कि फिल्टर करते हैं ना, किसी चीज को छानते हैं। देखो क्या है बच्चों, क्योंकि इनमें क्या है कि पानी जब आएगा, वाटर करंट इनके अंदर आएगा ना, तो उसके थ्रू ही अपना भोजन भी लेके आएगा। तो इनका भोजन क्या है? इनका भोजन है बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रोटिस्ट हो गए। तो ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज इनका जो ऑस्टिया है, ये वाले जो छेद हैं, जो पूरी बॉडी पे छोटे छोटे छेद हैं। अब ये छोटा छेद है, इसकी कैपेसिटी, इसमें मायोसाइट सेल भी होंगी, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता है। यानी कि इनमें डेफिनेट शेप एंड साइज के ही ऑर्गेनिज्म इसके अंदर जा सकते हैं, जो कि इनका भोजन बन सकते हैं। तो इसीलिए अब ये यानी कि ये चूज करके ले रहे हैं, ये बड़े ऑर्गेनिज्म को नहीं खा सकते। तो ये कैसे, इसीलिए इनको कहा जाता है फिल्टर फीडर। तो कभी भी आगे से फिल्टर फीडर वर्ड आए तो आप यही समझिएगा कि भाई वो सेलेक्टिवली ऑर्गेनिजम्स को चूज करके, उसके पास प्रोविजन ही वही है, वो हर तरह के ऑर्गेनिज्म को नहीं खा सकता। फिल्टर फीडर फिल्टर करके ही लेगा। देन फिल्टर फीडर के बाद अब इसमें डाइजेशन कैसा है? तो इसमें डाइजेशन है इंट्रासेल्यूलर। ये आपको बिल्कुल ना अपने दिमाग की बत्ती जला लो यहाँ पे, इंट्रासेल्यूलर, क्योंकि इसके इंट्रासेल्यूलर का मतलब है कि सेल के अंदर डाइजेशन होगा, जबकि जो एनिमल किंगडम है उसमें इंट्रासेल्यूलर आपको नहीं मिलता है। उसमें जो है डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर दोनों मिलेगा, लेकिन इसमें प्योरली इंट्रासेल्यूलर ही है, यानी कि सेल अपने अंदर करेगी। और कौन सी सेल्स हैं?
ट्रोफोसाइट एंड थीसोसाइट। कौन सी सेल करेंगी जी डाइजेशन के लिए? ट्रोफोसाइट, ट्रोफोसाइट ट्रॉफिक मतलब फूड के लिए, थीसोसाइट मतलब उनका रिजर्व फूड बना के, खाने के बाद जब बच गया तो रिजर्व फूड मटेरियल तो हर एक की निशानी है ऑर्गेनिज्म की, और ग्लाइकोजन ही होता है और एनिमल्स में तो ये ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखती हैं थीसोसाइट सेल्स। अब हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो रेस्पिरेशन भी पानी आया, पानी के साथ इनके फिल्टर फीडर ऑर्गेनिज्म आ गए जिनको इनको खाना है, जिनको ये डाइजेस्ट कर पाएंगे। अब उसी पानी के साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन भी आ गई। आपको पता है कि पानी में तो ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, तो वही डिजॉल्व ऑक्सीजन आ गई और वो ऐसे पानी आया, ये मैंने एरो बना रखे हैं वाटर के इनलेट के लिए, और ये पानी जो है वो इसमें ऐसे घूमता रहा, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है जब तक ये जो है कोएनोसाइट सेल्स, कोएनोडर्म जो बना रही हैं, ये फ्लैजिला है, ये इसको ऐसे मूव करा रहे हैं पानी को, ठीक है, पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, इसीलिए फ्लैजिला प्रेजेंट है इनमें मूवमेंट के लिए। ये पानी जब तक ऐसे घूमेगा तब तक जनरल बॉडी सरफेस पे जो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ले ली जाएगी और CO2 इनको छोड़ दी जाएगी। तो यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं कि जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। मैंने आपको कहा था ना कि वाटर कैनाल सिस्टम ही इसमें सारे काम कर देता है जितने भी लाइफ प्रोसेस के होते हैं। तो देखिए वही पानी फूड भी लेके आ रहा है और वही पानी रेस्पिरेशन का भी काम कर रहा है और वही पानी आपका एक्सक्रीशन का भी काम कर देगा। कैसे करेगा? यहाँ पे सेल्स ने खाने को डाइजेस्ट कर दिया, खाने को डाइजेस्ट करने के बाद अब ये क्या करेंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो इसी, अब पानी बाहर जा रहा है ना ऑस्क्यूलम के थ्रू, जो अंदर आया है वो बाहर भी जा रहा है और बाहर से फ्रेश वाटर फिर से अंदर आ रहा है। फ्रेश या मरीन जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, समुद्र में रह रहे हैं तो समुद्र का पानी अंदर आएगा, फ्रेश में रह रहे हैं तो फ्रेश का पानी अंदर आएगा। तो वही इन्होंने उसमें ही अपना वेस्ट मटेरियल इस पानी में डाल दिया सेल्स ने बाहर, और वही पानी फिर गंदा होके वेस्ट मटेरियल लेके बाहर चला गया। तो यानी कि इनमें एक्सक्रीशन भी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही हो रहा है और ये बेसिकली अमोनोटैलिक हैं। अमोनोटैलिक का मतलब ये अमोनिया रिलीज करते हैं। जितने भी मैरीन एनिमल्स होंगे वो अमोनोटैलिक होते हैं, बिकॉज अमोनोटैलिक आपका अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो उसको पानी की डाइल्यूट करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, और ये रहते पानी में ही है तो इनके लिए पानी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैम आपने नर्वस सिस्टम तो बताया ही नहीं। तो इनमें ऐसा नर्वस सिस्टम जैसा एसच या मसल या कुछ एसच कुछ होता नहीं है। अमीबोसाइट्स ही, मायोसाइट्स और ये सब तो उनके ही छोटे मोटे अपने बहुत ही बेसिक लेवल के काम कर रही हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में इनके पास जितना, आप याद रखिएगा, जितना छोटे लेवल का ऑर्गेनिज्म होगा उतना उसके पास रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारे मतलब ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से होगा। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाएगा वैसे वैसे रिप्रोडक्शन जो है वो आपका सेक्सुअल होता जाएगा स्ट्रिक्टली। एसेक्सुअल कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बडिंग बहुत ही कॉमन सा मेथड है, रीजनरेशन, एंड जिम्यूल्स होते हैं। इनमें छोटी छोटी बर्ड्स बनती हैं, उनको गिम्यूल्स कहते हैं। इनके गेम्यूल्स में आपको बेसिकली क्या मिलेंगी? इनके गेम्यूल्स में आपको आर्कियोसाइट्स मिलेंगी। इस तरह से बहुत सारी आर्कियोसाइट्स, मैंने बताया ना, हाईली टोटीपोटेंट होती हैं किसी भी तरह की सेल में कन्वर्ट होने की। और जो जाइगोट होता है वो भी टोटीपोटेंट सेल होती है ना, जाइगोट जब बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तभी तो वो सारी बॉडी की कॉम्प्लेक्स सेल्स बना लेता है। किसी भी तरह की सेल में एक ही जाइगोट से ही तो डेवलप होते हैं। तो ये आर्कियोसाइट्स हैं, आपकी बुक में दे रखा है इसलिए मैं भी बता रही हूँ आपको। इसके बाद इसकी आउटर लेयर है, इनर लेयर है। यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसको आर्कियोसाइट लेवल कर देना,
क्योंकि ये किसी भी तरह ये पूरा स्पॉन्ज बनाएंगे। अब स्पॉन्ज में तो कोई भी सेल पोनेकोसाइट बनना है, पोरोसाइट बनना है, कोएनोडर्म बनना है, कोएनोसाइट्स बननी है, ट्रोफोसाइट बनी, थीसोसाइट कैसे बनेगा? तो बेटर है कि उसमें आर्कियोसाइट्स हों जो किसी भी तरह की सेल में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद इसमें स्पिक्यूल्स भी होंगे, डेफिनेटली होंगे ना। ये तो इसका एंडोस्केलेटन है। इसके जो स्पिक्यूल्स होते हैं ना गेम्यूल्स के, वो बड़े विचित्र होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे ना, बार बार मैं सिर्फ एक बना रही हूँ, ऐसे एक होता है। यहाँ पे आप देखिए मैंने एक, ये 3 इसकी आर्म्स निकली हुई हैं, ये ऐसे। यहाँ पे सिंगल आर्म वाला, यानी कि इनको कहते हैं मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स। एक ही एक्सॉन टाइप करेंगे, वो क्रिस क्रॉस में बना दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके पास मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स होते हैं, ये इसकी बड़ी खासियत होती है। इसको आपको मतलब दिमाग में रखना है इस चीज़ को। फ्रेगमेंटेशन भी इनका कॉमन मेथड है, तो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, गेम्यूल्स, ये सब हो गया। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये आपको जो याद रखना है वो ये बात कि ये मोनोशियस हैं। मोनोशियस का मतलब क्या हुआ? मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे। और मोनोशियस जब होते हैं तो उसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। आपकी बुक में शायद हर्माफ्रोडाइट दे रखा होगा, तो हर्माफ्रोडाइट ये कैसे हैं? बहुत ही, अब बिकॉज मोनोशियस होगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोनोशियस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ते हैं, लेकिन नेचर तो नहीं चाहती सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना, क्योंकि आप 12th क्लास में आएंगे जो पढ़ेंगे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होते होते क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब अपने ही गैमेट्स, एक ही ऑर्गेनिज्म का सेम जेनेटिक मटेरियल का मेल गैमीट और सेम जेनेटिक मटेरियल का फीमेल गैमीट, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन तो नहीं होगा ना डिफरेंट, सेल में तो सेम डीएनए होगा ना। तो वो सेल, यानी कि वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होते होते आपका इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। स्ट्रेंथ, वाइटलिटी, विगोर, आगे वाली जो जनरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा एडप्टेड नहीं होती, बहुत ज़्यादा बेटर फिटेड नहीं होती है। तो उसमें धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ, वाइटलिटी और विगर में डिप्रेशन आता जाता है, कमी होती जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए नेचर हमेशा चाहेगी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो। तो यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए अब है तो कैसा है, स्पॉन्ज मोनोशियस, तो कैसे हो इसमें? तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे नेचर ने एक बहुत बड़ा इनको एडवांटेज दिया है कि ये प्रोटोगाइनस होते हैं। प्रोटोगाइनस का मतलब है कि इनमें पहले फीमेल गैमीट डेवलप होगा और बाद में मेल गैमीट डेवलप होगा, यानी कि फीमेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाएगा और उसी स्पॉन्ज का, सेम स्पॉन्ज का मेल गैमीट अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो मालूम चला कि साइड में किसी जो स्पॉन्जेस हैं उनका मेल गैमीट डेवलप हो चुका है, फीमेल गैमीट उनका, अब फीमेल गैमीट पहले ही हो चुका था, अब उनकी मेल गैमीट की बारी है और इस वाले की फीमेल गैमीट की बारी है। तो हुआ ना क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं और इसी वजह से इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इनमें क्या देखने को मिलेगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। देन कौन सी सेल्स होंगी, मुझे यहाँ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आपको कौन सी सेल्स मिलनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका जर्म सेल्स हैं, ये गैमीट में डेवलप होती हैं, ठीक है। जर्म सेल ही गैमीट में मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनाएंगी। बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब इनमें लार्वा मिलेगा। ये आपको पूरी एनिमल किंगडम में याद रखना है, किस में इनडायरेक्ट है, किस में डायरेक्ट है। कभी कभी तो नीट में कभी कभी वो पूछ लेते हैं, जब आपको लगता है ना कि पेपर बहुत टफ था, कहाँ से आया, कैसे आया, तो वही चीज़ें पूछते हैं, थोड़ा सा जो बुक के इधर उधर होती हैं कि कौन सा लार्वा होता है। तो इनका लार्वा अगर मैं आपको बताऊं तो इनका लार्वा जो है वो पैरेनकाइमुला लार्वा है, इनका एम्फीब्लास्टूला लार्वा है और इनका रैगॉन ब्लास्टूला है, ठीक है। इनका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है। तो अगर हम यहाँ कहें, यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये सेसाइल होते हैं, सेडेंट्री हैं, तो यहाँ पे सेसाइल और सेडेंट्री हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। बट इनका लार्वा आपको कैसा मिलेगा? यहाँ पे फ्री स्विमिंग, मतलब घूम के कहीं भी चला जाएगा और कहीं भी जाके वो नए स्पॉन्जेस को डेवलप कर देगा। तो ये बात तो हो गई बच्चों
आपके पॉरीफेरा पूरे जो आपका फाइलम है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। जो स्पॉन्जेस हैं उसमें से एक स्पॉन्ज है यूप्लेक्टेला। नाम क्या है उसका? यूप्लेक्टेला। जो यूप्लेक्टेला स्पॉन्ज है उसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। और वो जो स्पॉन्जेस है, बिकॉज स्पॉन्जेस बहुत सारे कलरफुल और बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप में और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर में मिलते हैं। ये यूप्लेक्टेला ग्लास स्पॉन्ज की कैटेगरी का है, जिसमें सिलिकॉन के स्पिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको अपने इस लेक्चर में बताया एंडोस्केलेटन के बारे में। तो उसकी वजह से बिल्कुल कांच जैसा चमकता है, ग्लासी इसकी अपीयरेंस आती है, बहुत ही सुंदर लगता है ये। और बास्केट जैसी इसकी शेप होती है, तो वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं यूप्लेक्टेला को। और इसके अंदर ये, इसको क्या होता है, इसे जापान में ब्राइडल गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ गिफ्ट वगैरह में बुके वगैरह लेकर जाते हैं ना, तो वहाँ पे यूप्लेक्टेला को ब्राइडल गिफ्ट के बतौर मैरिज के ओकेजन पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बिकॉज इसकी जो बास्केट है ना, उसके अंदर श्रिम्प रहता है, मेल और फीमेल दोनों श्रिम्प रहते हैं, और वो अपनी पूरी जिंदगी मरने तक उसके अंदर ही रहते हैं। तो इट्स जस्ट अ साइन कि आप दोनों भी, जिनको दिया जाता है कपल को, कि आप दोनों भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहें। तो होप आज का लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे। इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।